हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम मेड। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन ये बोलता है, दिस इज़ द टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट द एडमिनिस्टर्ड डोज इन द होल बॉडी एट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में हम एक डोज दे रहे हैं, एक एडमिनिस्टर डोज दे रहे हैं ड्रग का, तो वो सर्कुलेशन में और साथ ही जो टिश्यूज़, ऑर्गन्स और एंटायर बॉडी में सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहे। इसके लिए कितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए, ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एपरेंट है, ये ऐसे प्रैक्टिकली होता नहीं है और ये बस एक थियोरेटिकल वैल्यू है और इसको बस क्वांटिफिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है और एंटायर बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा इक्वल नहीं रहता है। तो क्योंकि ये प्लाज्मा का हम पता करें कि कितना प्लाज्मा चाहिए, तो इसलिए उसकी यूनिट जो है वो है लीटर्स। अब अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन टू दी ऑर्गन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से अगर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा ना। अब सपोज़ कि ब्लड के जो प्लाज्मा है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 50 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है 50 मिलीग्राम पर लीटर और टोटल ड्रग इन द बॉडी है 1000। तो अब हम इसको डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि है 20। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये आता है कि जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में चला जाएगा, तो वो सर्कुलेशन में कम रहेगा, वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में ज़्यादा रहेगा। और जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जो डोज हम दिए हैं ड्रग का डोज बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, उसका एक्चुअल फार्मूला है ड्रग का डोज इन द बायो अवेलेबिलिटी बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन आईवी रूट में मैंने बताया था कि बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है, मतलब 1, तो इसीलिए उसका फार्मूला यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो अगर आप कोई दूसरे रूट से ड्रग दे रहे हैं तो उसका फार्मूला ये होगा। अब यहाँ पे जो लोडिंग डोज हम निकालेंगे उसका फार्मूला भी यही होगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंटू एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन लोडिंग डोज होता क्या है? लोडिंग डोज होता है कि जिस भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो जो हम फर्स्ट थेराप्यूटिक डोज देते हैं ना वो हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। जिस भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसका डोज हम हायर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जाके रह जाएगा, तो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन उसका कम ही रहेगा, इसलिए हम ज़्यादा देंगे डोज, तो उसको बोलते हैं लोडिंग डोज। और इसी को ही फिर इसी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज कहता है कि हम उतना ड्रग देंगे जितना एलिमिनेट हो रहा है, मतलब जब एक थेराप्यूटिक चल रहा है, थेराप्यूटिक प्रोसेस, तो उसमें हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कि कितना ड्रग एलिमिनेट हो रहा है। जितना ड्रग एलिमिनेट हो रहा होगा हम उस हिसाब से ड्रग इंड्यूस करेंगे ताकि प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। तो इसलिए उसको मेंटेनेंस डोज और ये लोडिंग डोज, क्योंकि इसमें हम एक हायर डोज दे रहे हैं, मतलब बॉडी को लोड कर रहे हैं एक ज़्यादा डोज से, इसलिए लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज का भी फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू CT। CT का मतलब है टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला आप यहीं से डिराइव कर सकते हो, जो लोडिंग डोज होगा उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन बाय बायोअवेलेबिलिटी। अब आते हैं कुछ फैक्टर्स में जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है वो ड्रग, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लिपिड जो बाइलेयर है उसको पेनिट्रेट करके टिश्यूज़ में जा सकता है। उसी तरह अगर फैट कंटेंट ज़्यादा है टिश्यू का तो वहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तीसरे पे है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर एक ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब उसका वो ज़्यादा है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड करेगा ना, तो वो प्लाज्मा में ही रहेगा, वो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कितना टिश्यू और ऑर्गन्स में जाके स्टोर होता है, इन शॉर्ट उसका मतलब वही है। इसीलिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में है स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग।
इसका बेस्ट एग्जांपल है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का बहुत ही हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और ये स्केलेटल मसल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहीं पे एक पॉइंट आता है कि जो ओबीस पेशेंट्स हैं उनको हम फैट कंटेंट के हिसाब से उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनको हम लीन बॉडी मास के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम फैट कंटेंट के हिसाब से कैलकुलेट किए तो वो ड्रग बहुत ज़्यादा हम देते जाएंगे, उनका डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच विल लीड टू टॉक्सिसिटी। इसीलिए बेस्ट पैरामीटर है लीन बॉडी मास के हिसाब से ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। फिफ्थ पे है आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। जैसे मैंने कल कहा था कि आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन इज इक्वल टू एलिमिनेशन। अगर एक ड्रग आयोनाइज हो रहा है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर है। फिर उसके साथ ही अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर रहा या फिर जिस रीजन का ब्लड फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ड्रग पहुँचेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। और कुछ डिजीज़ कंडीशन जैसे क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया या फिर यूरेमिया, सिरोसिस, उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहीं पे क्लिनिकल आता है जो है डायलिसिस के बारे में। अब डायलिसिस इज़ नॉट इफ़ेक्टिव फॉर ड्रग्स विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अगेन वही सेम चीज़ कि वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो डायलिसिस हम किसके लिए करते हैं? डायलिसिस हम प्लाज्मा में करते हैं। प्लाज्मा में जो एक्सेस चीज़ है, जो भी वेस्ट है, उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो ड्रग जाके टिश्यूज़ में स्टोर हो गया है उसको हम डायलिसिस के थ्रू नहीं निकाल सकते, इसलिए डायलिसिस उस केस में नॉट इफ़ेक्टिव। और ऐसे ही कुछ ड्रग्स हैं जिनके लिए डायलिसिस इफेक्टिव नहीं है, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन, बीटा ब्लॉकर्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट और ओपियोइड्स। तो ये अगर डायलिसिस इनके लिए पॉसिबल नहीं है और इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ये तो टॉक्सिसिटी कराएंगे ना। पर इनका एक स्पेसिफिक एंटीडोट है जिसको हम देते हैं टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन का एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल, बीटा ब्लॉकर का ग्लूकागॉन, ऑर्गेनोफॉस्फेट का एट्रोपिन और ओपियोइड्स का नैलोक्सोन। ओके, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मैंने बताया था कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करता है वो प्लाज्मा में ही रहता है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करते हैं और जो बेसिक ड्रग्स है वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, तो कौन से एसिडिक ड्रग्स हैं जो एल्बुमिन के साथ बाइंड करते हैं? मेनली CNS वाले ड्रग्स, मतलब एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, वो सब, एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन और वारफेरिन। और बेसिक ड्रग्स कैसे, जैसे एंटी एरिथमिया या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और ओपियोइड्स, ये सब अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ही बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल है कि अगर किसी भी रीज़न से एल्बुमिन कम हो रहा है हमारे बॉडी में, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या फिर लिवर सिरोसिस हो गया या फिर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कोई भी ऐसा रीज़न जिसके वजह से एल्बुमिन हमारे बॉडी में कम है, तो क्या ये जो एसिडिक ड्रग्स है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे? वो बाइंड नहीं कर पाएंगे मतलब वो फ्री रहेंगे, तो फ्री ड्रग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है वो हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ वही ड्रग जो कि फ्री है वही हमारे काम का है, मतलब उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, उसी से हमारा थेरापेटिक रिज़ल्ट जो है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाए। अब फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा अपना काम कर, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो उस केस में हमको डोज डिक्रीज़ करना चाहिए। तो जहाँ पे एल्बुमिन कम हो रहा है, जो भी सारे डिजीज़ेस थे, वहाँ पे हमको डोज डिक्रीज़ करना चाहिए। और एक चीज़, जब अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा हो रहा है, ये कौन से कंडीशन में ज़्यादा होंगे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे क्या जो ड्रग्स हैं वो इसके साथ बाउंड रहेंगे, तो फ्री ड्रग इन प्लाज्मा कम होगा। फ्री ड्रग कम होगा मतलब ड्रग्स का एफिकेसी कम होगा, हम उनको जिस पर्पज़ के लिए दिए थे वो उतना भी नहीं कर पाएंगे, उनका एफिकेसी इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हमको डोज बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये दो क्लिनिकल है, उसको ध्यान में रखना। अब लास्ट चीज़ है टिश्यू स्टोरेज, मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि उनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि वो टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं,
और वहाँ पे रह के लोकलाइज्ड टॉक्सिसिटी कराता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन रेटिना में टॉक्सिसिटी कराता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर अपैरेटस में जाके टॉक्सिसिटी कराता है। फिर एक पॉइंट है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा में ये है कि जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है वो जैसे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वैसे ही ये भी काम करता है। अब इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि फीटस तक सिर्फ वही ड्रग्स आ पाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइपोफिलिक होंगे, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है या फिर जिनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है। तो ये इन शॉर्ट क्या करता है ना कि जो फीटस है उसको ड्रग का जो एक्सपोज़र है वो लिमिट कर देता है कि बहुत सारे ड्रग्स जो भी वो लेडी ले रही है सारा का सारा फीटस तक ना आए। तो ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अब एक दूसरा चीज़ है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैंने जैसे बताया था कि सारे ड्रग्स रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सिर्फ वही ड्रग्स करेंगे जो कि हाईली जिनका होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, सिर्फ वही रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है सिर्फ उनका होता है, और क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसलिए शॉर्ट एक्टिंग के भी होते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूट जो है वो 2 फेज़ में होता है कि जो पहला फेज़ है उसमें क्या होगा, जो हाईली वैस्कुलर ऑर्गन्स होंगे जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो ज़्यादा है, यहाँ पे वो वाला फैक्टर आता है रीजनल ब्लड फ्लो। तो जिनका ब्लड फ्लो ज़्यादा है वो सबसे पहले वहाँ पे जाएगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होके, और फिर सेकेंड फेज़ में जो लेस वैस्कुलर ऑर्गन्स हैं लेकिन ज़्यादा बल्की जैसे मसल हो गया, फैट हो गया, वो सेकेंड फेज़ में जाके ड्रग को रीअपटेक करते हैं। तो ये 2 फेजेस में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इतना ही था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी यूज़फुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।